हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त है, जबरदस्त है। हम पढ़ रहे हैं आपके JIB CIB प्रेप में CAIIB BRBL सब्जेक्ट, जहां मॉड्यूल डी आज हम फिनिश कर देंगे। मॉड्यूल डी का यूनिट 34 पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया, प्रोमुलगेट किया गया ऑन 9th of September 1988। एजेंडा ये था कि कब किया जा सके करप्शन। ओके, 3 बार अमेंड हो चुका है जब से ये बना है, 2013 में, 2018 में और 2021 में रिसेंटली, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंजेस आए हैं। कोई भी चीज जो भी रिसेंट है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वहां पर जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए उसके बारे में बातचीत हो रखी है। PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 9 सितंबर 1988 को आया था। एजेंडा ये था कि प्रिवेंशन करा जा सके करप्शन का या उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं। इसलिए जो मेन स्टैट्यूट का एजेंडा है, एम है, वो है टू कर्ब द करप्शन। किन के आगे किन बेसिकली करप्शन किस में रोक रहे हैं हम? करप्शन रोक रहे हैं पब्लिक सर्वेंट्स में, और पब्लिक सर्वेंट्स भी यहाँ पर डिफाइन करे गए हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रखी हैं इस एक्ट में। सेक्शन 2 के अंदर ही शुरुआत करेंगे इलेक्शन की डेफिनेशन के साथ। इलेक्शन अपीयरिंग इन द एक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A। सेक्शन नहीं याद करेंगे चलेगा अपन को। इलेक्शन का मतलब होता है कोई भी इलेक्शन जिस वजह से बाय व्हाटएवर मींस, किसी भी तरीके से, जो किसी भी लॉ के अंतर्गत करे जा रहे हैं। एजेंडा है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, या लेजिस्लेचर के या लोकल अथॉरिटी के या पब्लिक अथॉरिटी के किसी बंदे को आपने इलेक्ट करना है। सेक्शन AA इंसर्ट किया गया जो 2018 में अमेंडमेंट हुई। वहां पे प्रिस्क्राइब्ड का मतलब बताया गया। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है वो रूल जो इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं, ठीक है, इसलिए प्रिस्क्राइब को हम ऐसे ही ले लेंगे। पब्लिक ड्यूटी बता रखी है। पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है वो ड्यूटी जो कोई भी स्टेट के द्वारा या पब्लिक के द्वारा या कम्युनिटी एट लार्ज के इंटरेस्ट के लिए काम किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है उसी को पब्लिक ड्यूटी कह रहे हैं। और जब मैं स्टेट बोल रही हूँ तो यहाँ पे कोई भी कॉरपोरेशन जो कि या तो बनाई गई है या अंदर है सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के अंदर, या कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो कि ओन है, कंट्रोल्ड है या हेल्प करी जा रही है, फंडेड है, एडेड है सरकार द्वारा, या कोई सरकारी कंपनी है अंडर कंपनी एक्ट 1956, ये सब कुछ स्टेट के अंदर आ जा रहा है। कहने का मतलब है आपको जो पैसे दे रही है, जो फंडिंग आ रही है, किसी भी तरीके से सरकार से सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां जनता जवाब चाहती है, जिसके लिए हम RTI एक्ट पढ़ कर आए हैं। हमने वहां भी पढ़ा था एजेंडा इज टू कर्ब करप्शन, बट मेजोरिटी मतलब वहां पे तो इन्फॉर्मेशन है बट कर्ब कर रहे थे, एजेंडा वहां पे भी था। बट यहाँ ये एक्ट का बनने का ही पर्पस ये था कि करप्शन को कर्ब करी जाए। तो मैंने जब RTI पढ़ा रही थी मैंने तभी बताया था, ये क्वेश्चन मैकमिलन में दिया हुआ है, ट्रू स्टेट ट्रू और फॉल्स। एजेंडा RTI का कॉम्बैट करना है या कर्ब करना है आपका करप्शन। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर फॉल्स कर देते हैं क्योंकि वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेट करते हैं। मान लिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी एजेंडा यही है, बट RTI एक्ट का भी एजेंडा है टू कर्ब करप्शन। ओके, चलिए इस लॉ के अंदर सारी एंटिटीज आ जाती हैं जो या तो स्टेट या फिर सेंटर द्वारा लेकर आ रहे हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक हम भी इंक्लूड हो जा रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट बता रखा है, पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन कर रखा है, वो सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं जो कि लोगों को, पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं उनको कहाँ से? सरकार के द्वारा या पब्लिक एंटिटीज के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो सरकार द्वारा सरकारी ड्यूटीज करते हुए क्या बोलते हैं काम कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज लोकल अथॉरिटीज के आ जाते हैं जो सेंट्रल, प्रोविंशियल, स्टेट लॉ के अंदर या तो बनाई गई है, फंड करी गई है। जजेस आ जाते हैं जो लॉ के द्वारा साइन करे गए हैं आउट ऑफ एडजुडिकेटरी फंक्शन।
कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कोई स्टाफ, कोई पर्सोनल हो सकता है, जैसे कि कोई लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, ये सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेटर्स हैं, अगर कोई किसी कोर्ट से रेफर किया है, कोई कंपिटेंट अथॉरिटी है जो कि डिसीजन मेकिंग या रिपोर्टिंग के लिए बनाई जा रही है, कोई सर्विस कमीशन जैसे यूपीएससी है अपने पास, आईएएस ऑफिसर्स एक्सेट्रा है, कोई बोर्ड है, कोई यूनिवर्सिटी ऑफिशियल है जो अगेन सरकार से ज्यादा एग्जामिनर सिलेक्ट करा जा रहा है, इलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन है जैसे कि वो एजुकेशन है, साइंटिफिक है, सोशल है, कल्चरल है, जो कि पैसे फिनेंशियल असिस्टेंस ले रही है या तो सरकार द्वारा या किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, ये सब लोग पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आ जाते हैं। ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल जो ऊपर वाले सब क्लोजेस में आए हैं, इनको हम मान लेंगे कि ये सर्विट पब्लिक सर्वेंट है, रिगार्डलेस किसी स्टैचूट के अंदर आए हो या किसी लीगल डिफेक्ट की जब आपको अपॉइंट कर रहे थे उस समय कोई लीगल डिफेक्ट हुआ था। अब आप हो काम कर रहे हो इन पोजीशंस में, जो पोजीशंस हमने डिस्कस करी है, तो आप पब्लिक सर्वेंट ही हो। ओके, रिगार्डलेस ऑफ द अपॉइंटमेंट स्टेटस or any potential legal defect in their right to hold the position, आप उस पोजीशन में हो तो आप पब्लिक सर्वेंट हो। ठीक है, अब अनड्यू एडवांटेज इस सेक्शन 2018 में अमेंड हुआ है, तो सेक्शन 24 के अंदर अमेंडमेंट कभी याद नहीं करना है कब हुई थी, नई सेक्शन याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट है। अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है जब आप किसी भी तरह से ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो जो कि लीगल रेमुनरेशन, आपकी तनख्वाह का पार्ट नहीं है। ग्रेटिफिकेशन पैसे तो हो ही सकते हैं, उसके अलावा ऐसी चीज भी हो सकती है जो मनी में मेजर कर, जैसे सोने का कोई सिक्का दे रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई किसी भी तरह का बेनिफिट ले रहे हैं। लीगल रेमुनरेशन में जो पेमेंट या रिवॉर्ड आपको सरकार से परमिटेड है वो लीगल रेमुनरेशन, उसके अलावा कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो ये ग्रेटिफिकेशन का पार्ट ही है। Okay, or organization employing the public servant, not just standard pay. स्टैंडर्ड पे तो है ही, उसके अलावा सरकार से कोई भी पैसे आ रहे हैं वो लीगल रेमुनरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ स्पेशल जजेस हैं, सेक्शन 3, ये सेक्शन याद करेंगे हम। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर पावर दे रखी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्पेशल जज अपॉइंट कर सकते हैं, तो जो भी केसेस इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो वो स्पेशल जज के द्वारा ही ट्राई करे जाते हैं। ट्रायल में है अभी, ट्रायल का मतलब कानूनी कार्रवाई चल रही है। ओके, इसी एक्ट के अंदर ये बता रखा है क्या ऑफेंसेस हैं जो कि स्पेशल जजेस केटर करेंगे, प्लस इन स्पेशल जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होगी, कैसे अपॉइंट होंगे, उन सब के बारे में भी बातचीत कहाँ हो रखी है, इस सेक्शन 3 में ही बता रखा है। स्पेशल जजेस के अंदर क्या है एक्सप्लेन किया। सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन सेंट्रल स्पेशल जजेस को। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कैसे अपॉइंट करती है। एक नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गजेट में, स्पेसिफिक एरियाज में, केसेस में या ग्रुप जो भी हैंडल करने हैं, जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। साथ साथ में अगर कोई भी षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी रची है, किसी ने कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, किसी को भड़काया, अबेट का मतलब होता है किसी को भड़का रहे हो कि आप ऐसा ऑफेंस कर लो। ओके, तो सारे केसेस स्पेशल जजेस के अंदर जाते हैं। जो क्वालिफिकेशन है कि एक स्पेशल जज की रिक्वायरमेंट एक सेशन जज की रिक्वायरमेंट, सेशन जज की इक्वल होना चाहिए, है ना। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जज हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में एक सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक स्पेशल जज की, या फिर एडिशनल स्पेशल जज की, या फिर एडिशनल सीनियर सेशन जज की। इनमें से किसी की भी क्वालिफिकेशन आप मीट करते हो तो आप स्पेशल जज जैसे काम कर सकते हैं अंडर CRPC, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। करप्शन इज नॉट अ सिविल ऑफेंस, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसलिए CRPC आ जाता है यहाँ पे। जब भी कोई केस स्पेशल जज के पास जा रहा है अंडर करप्शन, वो 2 साल के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो भैया जी स्पेशल जज को भी बताना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ है। ट्रायल 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो सकता है, वैसे बोल रहे हैं 2 साल में करना है, बट 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो सकता है, और ये 6 महीने का एक्सटेंड जो है वो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बनता है एग्जाम में क्वेश्चन।
MCQ, very important. So let me just mark it as a heart for you guys so that you know that you need to revise this when you get the notes. ठीक है? अब मान लेते हैं कोई केस गया किसी स्पेशल जज के पास, ठीक है? जनरल प्रिंसिपल क्या है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का या स्पेशल सिमिलर स्टैट्यूट्स का, जब भी कोई स्पेशल जज बना है तो केस ट्रांसफर हाई कोर्ट में नहीं होता है, ठीक है? ये जनरल प्रिंसिपल है। बट एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज में ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, क्या बोल रहे हैं? केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या फिर सिमिलर स्टैट्यूट्स के अंदर जहां पे भी स्पेशल जज बनाए गए हैं, जो केसेस हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं हाई कोर्ट में, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू स्पेशल जजेस। स्पेशल जजेस को आप ट्रांसफर कर सकते। केस लो क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बाय अ 4-3 मेजोरिटी, मतलब मान लेते हैं 7 लोगों का बेंच है तो 4 जजेस का जिस पे बात पे ओके आएगा वही होगा, ठीक है? डिटरमाइंड दैट द केसेस डेजिग्नेटेड टू स्पेशल जजेस शुड ओनली बी ट्राइड बाय स्पेशल जजेस। तो मैक्सिमम लोगों ने मतलब मेजोरिटी वोटिंग ये आई कि स्पेशल जज से स्पेशल जज के पास ही ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है? किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता जहाँ पे स्पेशल जज की डेजिग्नेशन नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो। इसमें गर्मा गर्मी भी हुई थी, केसेस भी चले थे, बट अल्टीमेटली स्पेशल जज पोजीशन ही इसलिए बनाई गई, ये बेंच ही इसलिए बनाया गया कि क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस ट्राई करे जा सके और 2 साल में इसको खत्म भी करना है। इस वजह से हाई कोर्ट की हम कोई क्या कर तोहिन नहीं कर रहे हैं, कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ऑफ कोर्स इज हाई कोर्ट, बट स्पेशल जज केस जो है स्पेशल जज के पास ही जाए, सिंपल बात। सेक्शन 406 बोलता है सीआरपीसी का, सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी के पास अथॉरिटी है वो ट्रांसफर कर सकती है और अलाउ करती है द हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस बट लिमिटेड टू ट्रांसफर बिटवीन स्पेशल जजेस ओनली। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि वैसे तो हाई कोर्ट के पास सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफर करने की, पर हाई कोर्ट भी कर सकती है, बट ध्यान ये रखना है कि स्पेशल जज से स्पेशल जज के पास ही जाना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कोई भी केस। ऑफेंसेस सेक्शन 7 से 15 दे रखे हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम आपको दे रखा है एक टेबल, हमारी किताब में एक टेबल दिया हुआ है जो हमें याद करना चाहिए। कोशिश करूंगी काफी हद तक आपके दिल में यहीं पर उतर जाए। सेक्शन 7 से सेक्शन 15 में बातचीत कर रखी है करप्शन की। अगर किसी से आपने रिश्वत ली है, आपने पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लगाया है या यूज किया अपने पावर का, कोई भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है एज अ पब्लिक सर्वेंट, आप पे सेक्शन 7 से सेक्शन 15 के अंतर्गत लग जाएगी पेनल्टी। एक्ट में पनिशमेंट भी है, फाइन्स भी है, सिवियरिटी भी बता रखी है कि भैया अगर आपने किया ना द पब्लिक सर्वेंट, लगेगा आप पे पेनल्टी भी और जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेमवर्क बनाया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में स्पेसिफाई कर रहा है फोकस की स्पेशल जजेस ही ट्राई करेंगे केस को, ट्रांसफर जो है स्पेशल जज के पास ही रहेगा एंड विद इन द स्पेशलाइज्ड जुरिस्डिक्शन दैट इज सेट बाय दिस एक्ट। सेक्शन 7 ये बोलता है जहां पर भी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दी गई है, ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट कितने साल की हुई? कम से कम 3 साल और 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। आप किसी का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो टू इन्फ्लुएंस ही, एक पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस कर दो, इलीगल तरीके से उससे काम करा लो, तो वहां पे भी 3 साल से 7 साल की जगह हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। तो 7 और 7 एक तो सिमिलर है, बस 7 में बात रखिए ब्राइबिंग की और 7A में बात रखिए आप अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो ताकि इन्फ्लुएंस कर सको। ओके, सेक्शन 8 में बता रखा है कि अगर आप किसी से वादा करते हो कि उसे अनड्यू एडवांटेज दे दोगे, तो यहाँ पे मिनिमम की तो बात नहीं हो रखी है, बट 7 साल तक की बात हो रखी है। जैसे पीछे 7 और 7 में बोल रहा है कि 3 साल की तो होगी 7 साल तक भी जा सकती, बट 8 में बोल रखा है जब वादा कर रहे हो ये किसी को भड़काने का, इंड्यूस करने का, तो वहां पे 7 साल की सजा या फाइन दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 9 में बोल रहा है जब कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे तो लोग नहीं है, जब लोग नहीं है तो जेल किसको डालोगे, ठीक है ना, तो फाइन वहां पे लगेगा। और बट अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा पकड़ा गया
तो उस बंदे को वापस 7 साल तक की जेल हो सकती है, मिनिमम 3 साल, और फाइन भी हो सकता है। तो ये और 10 में बता रखा है। जब भी आप किसी को रिश्वत दे रहे हो, कौन रिश्वत दे रहा है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। अब कंपनी को जेल में नहीं डालोगे इसलिए फाइन है। बट अगर बंदा पकड़ा गया, उस कौन बंदा कर रहा था उस कंपनी, पर्दा उठा के देखा, पर्दे के पीछे देखा कौन है बंदा जो रिश्वत दे रहा था, तो उस बंदे को 3 साल से 7 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। 7 7 है 8 9 10। ठीक है, 11 बोल रहा है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट का एडवांटेज ले रहे हो, बट उसको कुछ रिश्वत में कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 6 महीने की सजा होगी। तो यहाँ पे आपको रियायत मिल रखी है। आप किसी को भड़का रहे हो, ठीक है, अबेट का मतलब होता है फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। आप किसी को सुसाइड करने के लिए भड़काते हो ना, उकसा रहे हो, ठीक है, अबेट कर रहे हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप करप्शन करने के लिए उकसा रहे हो, तो यहाँ पर भी 3 साल से 7 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। मेजरली आप 3 से 7 देखोगे, ठीक है, बट 8 में आपने देखा कि वहां मिनिमम नहीं बता रखा था। ओके, और जहाँ कंसिडरेशन नहीं है वहां पर 6 महीने है, और जहाँ बंदा ही नहीं है मतलब कंपनी है, वहां पे खाली फाइन ही है। अभी तक हमने ये बातें देखी है और यहीं तक अपन को ये सेक्शन याद करने हैं। ओके, सेक्शन 14 में बात कर रखा है, अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसका यही काम है कि वो करप्शन करता ही रहता है, ठीक है, सब्सिक्वेंटली अगर वो पकड़ा गया तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 5 साल के लिए, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड भी हो सकती है, और फाइन भी देना पड़ सकता है। 3 से 7 साल तो है ही। और अगर फिर से पकड़े गए आप, पहले तो पकड़े गए थे, दोबारा से आप रिश्वत लेते हैं या किसी भी तरीके से पब्लिक एज ए पब्लिक सर्वेंट आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्लस ध्यान देंगे इस बारे में और बातें कर रखी है सेक्शन 7 से 12, अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्रिमिनल मिसकंडक्ट सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में दे रखा है, जो 2018 में अमेंड ही हुआ है। बोला है क्रिमिनल मिसकंडक्ट कब होगा? जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको दी गई है, ठीक है, और एनी प्रॉपर्टी अंडर हिज कंट्रोल फॉर हिज ओन यूज। दी तो सरकारी पर्पस के लिए, आप खुद का धंधे चला रहे हो, वहां पे खुद के काम कर रहे हो, इलिसिटली एनरिच कर रहे हो अपने आप को, मतलब जो कि लॉ में लिखा हुआ है उसके उसकी तौहीन करके उसके विपरीत जाके अगर कोई काम कर रहे हो एज अ पब्लिक सर्वेंट, जबकि आप पब्लिक सर्वेंट की पोजीशन में बैठे हो। कहने का मतलब है पब्लिक सर्वेंट को मान लेंगे कि वो इलिसिटली एनश्राइन कर रहा है अगर उसने खुद या किसी के बिहाफ पे पोजेस करे हैं कोई भी पिक्यूनरी बोले तो मॉनेटरी रिसोर्सेस, पिक्यूनरी बोले तो मॉनेटरी रिसोर्सेस या कोई भी प्रॉपर्टी जो कि डिसएप्रोप्रिएशनेट है टू हिज नोन सोर्स। जैसे मान लेते हैं किसी की सैलरी एज अ पब्लिक सर्वेंट 1 लाख रुपए, उसका 40 करोड़ रुपए घर है, भाई कैसे आओ, ठीक है, विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर। कहाँ आपकी जो इनकम आप दिखा रहे हो इसमें तो कहीं से नहीं आ सकता, आपके यहाँ जो प्रॉपर्टी है लॉफुल सोर्स तो नहीं है, वो तो इसे इलिसिट मान लेंगे। तो यहाँ में इस केस में अगर क्रिमिनल मिसकंडक्ट होता है तो कम से कम 4 साल की आपको सजा हो सकती है, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। या मैं आपको सजेस्ट करूंगी नोट कर। सेक्शन 7 से 15 जो भी बातचीत कर रखी है रिलेटेड टू जेल टाइम और फाइन वो लर्न करना है। फाइन पर्टिकुलरली तो कहीं बता नहीं रखा है अमाउंट, बट बोल रखा है फाइन, बट जेल टाइम इम्प्रिजनमेंट है वो याद करना है। हैबिचुअल है तुमने बोला 5 साल, नेक्स्ट ऑफेंस के लिए 5 साल और 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है और फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्शन 15 में बोल रहा है कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अभी करा नहीं है, यू आर अटेम्प्टिंग, जैसे रंगे हाथों पकड़े गए बेसिकली, ठीक है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट करते हुए, तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 साल की सजा हो रही है, जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन भी। तो सबसे कम सजा अपार्ट फ्रॉम 6 मंथ्स जहाँ कंसिडरेशन एरिया को छोड़ के अब यहाँ कम से नेक्स्ट टाइप की सजा तो कम दिख रही है, बाकी सब जगह 3 दिख रही है। तो की पॉइंट्स क्या है? क्रिमिनल मिसकंडक्ट में जहाँ पे भी आप डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो पब्लिक प्रॉपर्टी या इलिसिट एंटरटेनमेंट कर रहे हो, जब आप पब्लिक सर्वेंट के पोजीशन में हो, पनिशमेंट 4 से 10 साल हो सकती है, डिपेंड फाइन भी हो सकता है, और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को 5 साल की भी कम से कम सजा हो सकती है। कौन बंदा ऑथराइज है ऐसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए? ठीक है, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई पकड़ा जाता है तो कोई भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर रहा है इस एक्ट के अंदर, जब आप एक पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि ये जो पर्सन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो है डीएसपी,
दिल्ली स्पेशल, सॉरी, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। सॉरी, जो भी इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। जो इंस्पेक्टर की रैंक के ऊपर है सिर्फ वही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अंतर्गत होते हुए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और दिल्ली को छोड़ के अगर कोई भी और मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद या कोई भी नोटिफाइड एरिया है तो वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऊपर तो इंस्पेक्टर था, यहाँ पे इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से नीचे नहीं आप कर सकते। यहाँ पे एसीपी, जैसे हम सीआईडी देखे अगर आप लोगों ने, तो वहां पे अभिजीत तो इंस्पेक्टर था, हाँ, और एसीपी थे प्रद्युम्न। तो एसीपी प्रद्युम्न मैं तो ऐसे याद कर रखा है। वो दिल्ली छोड़ के कोई और भी एरिया नोटिफाइड, बॉम्बे, कैलकाटा एक्सेट्रा, वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर से नीचे कोई भी रैंक का नहीं कर सकता। करप्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आता है। कहीं और भी है, मतलब दिल्ली, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद या कोई भी नोटिफाइड सिटी को छोड़ के अगर कोई और जगह है तो वहां पे डेप्यूटी डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद या भी नोटिफाइड एरिया, वहां पे एसीपी और डीएसपी वही और एल्सवेयर। ठीक है, ये लर्न करेंगे, वी हैव टू लर्न कि कौन बंदा ऑथराइज्ड है टू इन्वेस्टिगेट। ओके, अब कौन बंदा ऑथराइज्ड है टू अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट विदाउट वारंट, बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन हो सकता है क्या? हाँ, इंस्पेक्टर या उसके अबव असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट, जैसे अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं, बॉम्बे या फिर नोटिफाइड एरिया की की बात कर रहे हैं, इनके पास एम्पावरमेंट है कि इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। मजिस्ट्रेट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास दोनों आ जाते हैं। इतनी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि क्या हायरार्की रहती है क्रिमिनल कंडक्ट के अंदर। क्रिमिनल में मजिस्ट्रेट आता है, सीआरपीसी में आता है, सीपीसी में नहीं आता है, बट मैं इतनी डिटेल आपको नहीं समझाऊंगी। बट अगर आप चाहें इसकी डिटेलिंग समझना चाहें तो सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम, सॉरी, सीएम में दिशा दुआ यूट्यूब चैनल पर सीएमए का लॉ मैंने पढ़ाया हुआ है। वहां पे इंट्रोडक्शन करके एक चैप्टर है, वहां पे फर्स्ट क्लास में आपकी मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा की बात दिख जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो वहां जाके पढ़ सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पे अगर रंगे हाथों कोई पकड़ा गया, ठीक है, या फिर बिना वारंट के पकड़ा जा सक करप्शन में पकड़े गए हो तो बिना वारंट के भी आपको इंस्पेक्टर दिल्ली में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद या नोटिफाइड एरिया में, और बाकी सब जगह डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये लोग बिना वारंट के भी आपके पास अथॉरिटी है, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशन कैसे रहता है, सेक्शन 13 में बता रखा है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे कोई भी बंदा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। कुछ एडिशनल नोट्स दे रखे हैं, जैसे कि कोई बंदा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होना चाहिए स्टेट में, और विदाउट मजिस्ट्रार के रजिस्ट्रे ऑर्डर के, बिना वारंट के बिना आप कर सकते हैं। इंक्वायरी एक्सेट्रा कैसे रहती है, सेक्शन 17A के अंदर बता रखा है, गाइडलाइंस बता रखी है, रिस्ट्रिक्शंस बता रखी हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी ऑफ ऑफेंसेस जो कि पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। अभी वो आरोपी साबित नहीं हुआ, एलिज्ड है, इसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है कि इसने ऑफेंस किया है टू एनी रिकमेंडेशन और डिसीजन मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, जबकि जब वो अपना काम कर रहा था। अब एक लिखा हुआ है इंक्वायरी, एक लिखा हुआ है इंक्वायरी, क्या डिफरेंस होता है? इंक्वायरी होता है जब सिंपली आप पूछ रहे हो, इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी बैठ गई है उसके ऊपर तो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो रही है कहने। ओके, सेक्शन 17 ये बोलता है कोई भी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट नहीं कर सकता इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अगर जो आपके ऐसा आपको लग रहा है ऑफेंस अभी प्रूव तो नहीं हुआ, एलिज्ड है, एलिज्ड ऑफेंस जो कि एक पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, रिकमेंडेशन और डिसीजन इन चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज विदाउट प्रायर अप्रूवल। अप्रूवल तो चाहिए भैया, बिना प्रायर अप्रूवल के आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं कर सकते। हु मस्ट अप्रूव द इन्वेस्टिगेशन, अप्रूवल किसका चाहिए? अगर सेंटर से रिलेटेड बातें हैं तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अगर स्टेट से रिलेटेड अफेयर है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कोई भी और भी पब्लिक सर्वेंट अथॉरिटी है, ठीक है, और कोई और पब्लिक सर्वेंट अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट, तो वो वहां पर अथॉरिटी जो अप्रूवल देगी इन्वेस्टिगेशन करने की वो रहेगी अथॉरिटी कंपीटेंट टू रिमूव देम फ्रॉम देयर ऑफिस। मान लेते हैं एक एमएलए को रिमूव करना है तो उसके ऊपर की बंदा होएगा ना, ओके,
बट इसमें एक्सेप्शंस है। कहाँ पे एक्सेप्शन, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जहां पे आप रंगे हाथों ऑन द स्पॉट पकड़े गए हो किसी तरह की रिश्वत एक्सेट्रा लेते हुए। टाइमलाइन क्या है? द कंसर्न अथॉरिटी मस्ट कम्युनिकेट इट डिसीजन विद इन 3 मंथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन बना रही हूँ तो मैं यहाँ से बनाऊँ, और इसमें एक्सटेंशन 3 महीने से एक्सटेंशन हो सकता है 1 महीने का हो। एसओपी जैसे कि मैंने बताया, इस एक्ट में बता रखा है, जब हमने चैप्टर चालू किया था वहां पे मैंने बताया था 2021 में सर्कुलर आया था। 3 सितंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने इश्यू करे एसओपी, जो ताकि इंश्योर किया जा सके यूनिफॉर्मिटी एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने इस तरह बोला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ समरी बता रखी है। ओके, आप चाहे, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है समरी ही है, इस समरी को आप रीड कीजिएगा। मैं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है मैंने, इसको आप रिवाइज जरूर कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपील और रिवीजन कैसे होगा? सेक्शन 27 बोलता है अपील या रिवीजन के लिए अगर कोई स्पेशल जज से आपके पास कोई ऑर्डर आया था तो आप अपील लेके जा सकते हो किसके पास? हाई कोर्ट के पास। ट्रांसफर स्पेशल जज से स्पेशल जज ही होगा एक लेवल, बट यहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हाई कोर्ट जाओगे। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास भी वही पावर है जो सीआरपीसी ने स्पेशल जज को दी। ओके ना, जो स्पेशल जज है उसको हम कोर्ट ऑफ सेशन जैसे ट्रीट करेंगे, हम पहले भी पढ़ के आए हैं। The High Court can apply the power of appeal and revision through special judge और where a court of session, और फिर अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाएंगे। अपील जो है स्पेशल जज से हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकती है रिवीजन, अलाउ कर सकती है रिव्यू करना जो स्पेशल जज ने बोला है। अगर कहीं पे भी लग रहा है कि स्पेशल जज के द्वारा कोई इरेगुलरिटीज एरर रहे हैं तो हाई कोर्ट उसे चेंजेस करे। That's Prevention of Corruption Act is also done. And with this, module D is done, guys. Join this telegram group, join CM में दिशा द्वारा telegram group, ये नोट्स बेहतरीन बने हुए हैं आपके लिए। पर्पस ऑफ रिविजन एकदम परफेक्टली समराइज है आपके लिए। इतनी बात हम पढ़ेंगे, एमसीक्यूज ट्राई करेंगे, BRBL is sorted for you. Okay, with this I'll take your leave, dear bankers. Thank you so much. Next session मिलेंगे मॉड्यूल C के साथ। Okay, taking your leave now. This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye bye. हम उल्टा चल रहा है, मॉड्यूल D, C, B और D हो गया डन, B करेंगे, सॉरी C करेंगे। बाय बाय, टिल देन।